हेलो बच्चों, अ ग्लोरियस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाले मोहन। कल के लास्ट लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा दिया था। आज मेरा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था डिटर्मिनेंट, जिसको कि हम सारणिक बोलते हैं हिंदी में। आप व्यू खत्म कर चुके हैं और सारणिक बचा है, तो आज हम देखेंगे सारणिक के कुछ प्रॉपर्टीज और बीटीयू के द्वारा सबसे मेन क्वेश्चन जो सारणिक में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रेमर रूल, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है पहले बेटा आज? डिटर्मिनेंट, जिसको कि हम सारणिक कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं बेटा? सारणिक हम कहते हैं। ठीक है बेटा। तो डिटर्मिनेंट में आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आप जानिए, मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को हमेशा हम ऐसे दो लाइनों के मॉड के बीच में ही दिखाते हैं। यहाँ आपका A1 होगा, यहाँ B1 होगा, यहाँ C1 होगा, यहाँ A2 होगा, यहाँ B2 होगा, यहाँ C2 होगा, यहाँ A3 होगा, यहाँ B3 होगा, यहाँ C3 होगा। तो सारणिक को दिखाने के लिए केवल मैंने बताया कि जो ए सारणिक होता है इसको हम मॉड के फॉर्म में दिखाते हैं। मैट्रिक्स में क्या था कि ऐसे बंद हो जाता था, समझ में आया बेटा? लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसमें बंद नहीं होगा, इसमें ब्रैकेट क्लोज जैसा नहीं होता है, केवल ऐसे एक लाइन की तरह सीधे ड्रॉ कर देते हैं हम, उनके बीच में एलिमेंट लिख देते हैं जो भी हमारे नंबर दिए रहते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं सारणिक का। आइए, सारणिक भी 2x2 3x3 जिस ऑर्डर का आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। पहले 2x2 का ही लेते हैं पहले कि 3 4 2 1। मान लीजिए सारणिक है, तो सारणिक को ओपन करना है, सारणिक को ओपन करना है ना। तो सारणिक को अगर आपको ओपन करना है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट वैसे ही ओपन कर दीजिए। 3 - 8 तो आपका हो गया -5। ये 2x2 था ना 2x2। चलिए आइए, सबसे बड़ी चीज होती है जो कि पेपरों में पूछी जाती है बेटा, वो होती है 3x3 का जो भी डिटर्मिनेंट होता है सारणिक होता है 3x3 का। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ए मान लीजिए अच्छा वाला। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, लिख दूं 1 2 1 3 1 4 2 1 5, यहां 3 लिख देते हैं, सॉरी 2 3 5। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। बेटा मैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज ज्यादा इंग्लिश में इसलिए यूज करता हूं क्योंकि जब आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, अगर इंजीनियरिंग लाइन में हो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आप पॉलिटेक्निक पास हो जाएंगे, बीटेक पास हो जाएंगे, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जो भी इंटरव्यू होंगे, तो आप जब इंग्लिश में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताओगे ना, जब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी तो इंटरव्यूअर का फोकस आप पे ज्यादा रहेगा। तो ऐसा ना सोचे कि सर पूरा इंग्लिश में बता रहे, जो आपको हिंदी में केवल बताने चाहिए वो तो मैं आपको हिंदी में बता ही दे रहा हूं। जैसे डिटर्मिनेंट को मैंने पहले बताया कि सारणिक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करें, किसकी? इस सारणिक की। तो क्या करेंगे हम, ए डिटर्मिनेंट मान लो दिया है, क्या दिया बेटा? 1 2 1 3 1 4 2 3 5, ये डिटर्मिनेंट दे दिया आपके सामने। अब इसको ओपन करना है, कैसे करेंगे? आपको पता है सारी, चाहे मैट्रिक्स हो चाहे डिटरमिनेंट हो, प्लस माइनस प्लस में ओपन होता है। एलिमेंट 1 को लीजिए, 1 को लेंगे तो इसको इसके कॉलम को बंद कर देंगे तो ये बचेगा। तो 5 1 जा 5 -12, 5 -12 हो गया। फिर ये माइनस साइन लग जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए बीच में माइनस है तो -2 लग गया। अब 2 वाले पूरे कॉलम को और 2 वाले रो को कंप्लीट बंद कर दीजिए। तो ये और ये एलिमेंट, ये और ये बचा, तो 5 3 जा 15 - 8 हो जाएगा, 15 - 8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और 50 - 8 जब हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचा? +1 बेटा, +1 बचा ना, ध्यान से देखिए। +1 जब बचा तो अब +1 वाली पूरी लाइन और ये नीचे वाली कॉलम को बंद कर देंगे तो ये बचा। तो 3 3 जा 9 और -2 1 जा 2 2, तो 9 - 2 कर दिए। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे इसमें? 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, तो -7 हम लिख देंगे, क्योंकि 12 में ज्यादा माइनस का साइन है, माइनस वाला बड़ा नंबर है तो माइनस। अब हम माइनस यहां रखेंगे। अभी 15 में से 8 गया, कितना बचा बेटा? 7 7 2 जा 14,
और ये 9 में से 2 गया 7 प्लस 7, कुछ नहीं करना है। देखिए +7 -7 ये कट जाएंगे आपस में, आपके पास बचेगा -14। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, -14 आंसर। इसकी वैल्यू फाइंड कर दिए। ये एक नंबर में प्रश्न आपसे पूछ देता है कभी कभी, जब एक नंबर में आपसे पूछ देगा तो फिर आपको ऐसे बस लिख देना है, प्लस माइनस प्लस पे ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या फिर इसको राइट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे बात समझ में? चलिए एक और हम एग्जांपल लेंगे इस पे बेटा, एक और एग्जांपल, बस थोड़ी सी चेंजमेंट करेंगे। क्या चेंजमेंट करेंगे हम, थोड़ी सी साइन में चेंजमेंट करेंगे। ये 1 2 -1 कर देते हैं, -3 4 5 -7, ठीक है बेटा, ये साइडिक हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने को बोला है, तो क्या करेंगे, यहीं पे मान लेते हैं कि ये ए साइडिक है। 1 लीजिए, 1 वाला रो 1 वाला कॉलम बंद हो गया, 3 बचा, तो 7 3 21, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस होता है, तो 21 माइनस 5 4 20, फिर -2, आपको पता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस में ओपन होता है, फिर -2 लिया आप, तो पूरे कॉलम को पूरे रो को बंद कर देंगे, तो 7 3 21, तो -21 माइनस -21 माइनस 2 4 8 कर दिए, ठीक है। अब प्लस ये है -1, ध्यान समझिएगा कि प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देगा, तो डायरेक्ट हम पहले माइनस ही लिख देते हैं, तो -1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -1 जब आप ले लेंगे तो ध्यान से देखिए, इसी कॉलम को इसी के रो को बंद कर देंगे, तो 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 6 हो गया। ध्यान से देखिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले एग्जांपल एक और अगली वीडियो में बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 21 में से 20 गया, कितना बचा बेटा 1, माइनस -21 -8 -29 होता है ना, -29 में 2 का इंटू करोगे तो आता है 58, और जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये नॉर्मल अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस यहाँ भी है ना, यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और फिर -15 और 6 21 होता है, तो 21 कर दिया, कुछ नहीं करना है। 21 में से 1 गया, ये 58 -20 बचा, तो हमारे पास क्या बच गया 38, तो सार्डिक ए की वैल्यू कितनी हो गई 38, आंसर। समझ आ गई बात? चलो इतना तो आपको पता चल गया कि सार्डिक कैसे उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं, फिर या फिर कैसे सार्डिक को हम ओपन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम सार्डिक की जो प्रॉपर्टी होती है कुछ उस पे बात करेंगे, क्योंकि बीटी यूपी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, ये तो मान लो एक नंबर में आपसे पूछ दिया गया, लेकिन जब आप उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या फिर हल कर पाएंगे, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो सार्डिक की हम प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं, तो आइए पहले हेडिंग हम दे देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, सार्डिक के गुण, हिंदी में क्या लिख सकते हैं बेटा, सार्डिक का प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, ठीक है ना, जो बच्चे ना समझ पा रहे हो वो समझ ले, प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, और ऑफ मतलब होता है क्या, डिटरमिनेंट मतलब सार्डिक, तो सार्डिक इसको कहते हैं, आपको पता ही है। तो सार्डिक का गुण हम अब पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। चलिए आइए प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी सबसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। रो और कॉलम के बारे में आपको पता है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूं, आप नोट करते चलिए या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझते भी चलिए, ठीक है। चलिए पहली प्रॉपर्टी है कि जब दो रो या कॉलम, जब दो रो या कॉलम
आइडेंटिकल हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया। इस पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, दो रो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, या ए बी सी एक्स वाई जेड, दो रो यहां पे मैंने आइडेंटिकल कर दिया और यहां पे दो कॉलम आइडेंटिकल कर दिया। अब जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप ओपन करेंगे, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, और कोई नंबर हो, जब दो रो में सेम नंबर पाए जाएं, माइनस प्लस का ध्यान देते हुए ध्यान रखिएगा, अगर कोई इसमें एलिमेंट माइनस है तो इसमें भी वही एलिमेंट माइनस में होना चाहिए, मतलब एकदम सेम डिट्टो सेम होना चाहिए। जब सेम होगा, चाहे दो रो सेम हो जाए, चाहे दो कॉलम सेम हो जाए, तो क्या होता है बेटा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, उस सारणिक की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके है वैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 0। समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी से राइट करिए, इसके बाद और बताते हैं। चलिए राइट करिए बेटा, आई होप सब लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, इसको मिटा दें। चलिए 4 या 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए सबसे मेन है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये दे रहा है कि जब रो या कॉलम को इंटरचेंज का मतलब कॉलम की जगह रो की जगह कॉलम, जब इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है बेटा, चलिए इतना आप राइट करिए, फिर अभी जस्ट आपको बताते हैं। चलिए बेटा देखिए, मैंने क्या बोला है कि जब रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, जैसे डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, सारणिक को सॉल्व करेंगे, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। कैसे? चलिए देखिए, मान लीजिए कोई मैं डिटरमिनेंट लेता हूं, मैंने ले लिया 2 4 3 1 2 -3 5 -4 2। मान लो ये कोई मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, इसके रो को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा? रो को इंटरचेंज कर दो। इट मींस आप मैट्रिक्स में जाके बात करेंगे तो उसको हम ट्रांसपोज का कहते हैं, जो ट्रांसपोज हम करते थे। तो अब इस रो को क्या करो, कॉलम में ला दो 2 4 3, इस रो को इस कॉलम में ला दो 1 2 -3, और इस थर्ड वाले रो को इस थर्ड वाले कॉलम में ला दो 2। डिटरमिनेंट को इंटरचेंज कर दिए। अब इसको सारणिक को सॉल्व करके देखिए और इस सारणिक को सॉल्व करके देखिए, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इक्वल आएगी। यही हमारा दूसरा प्रॉपर्टी कहता है डिटरमिनेंट का। सारणिक की दूसरी प्रॉपर्टी यही होती है कि बेटा रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तभी भी सारणिक की वैल्यू, अगर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं बदलेगी। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको राइट करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं।
चलो ठीक है बेटा, हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है आपको जानने के लिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? तीसरी नोट करेंगे हम कि जब कोई रो या कॉलम जीरो हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? वैल्यू जीरो हो जाती है। इसको मुझे कुछ एग्जाम्पल नहीं देना, कुछ एग्जाम्पल देना ही नहीं है। जैसे क्यों नहीं देना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई लिया 0 0 0, इस रो को, एक रो को पूरा जीरो कर दिया, 1 2 3 4 5 6, प्लस माइनस प्लस तो होता है, ये जीरो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई करके जीरो, ये जीरो बाहर रहेगा, डैश सबको मल्टीप्लाई करके जीरो, ये जीरो बाहर रहेगा, सबको जीरो। तो इसको जब ओपन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। ठीक है, दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एक चौथे रो पे चलिए। चौथे रो पे क्या बोल रहा है, इसको जल्दी से नोट करिए, मैं चौथा बताऊं। नोट कर लिए होंगे? चलिए देखिए, चौथी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि, ध्यान समझिएगा, आपको मैंने पहले में बताया था कि इंटरचेंज कर दे रो या कॉलम को तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, लेकिन मैंने केवल एक रो या एक कॉलम की बात की थी जिसको कि हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, वैल्यू नहीं बदलती है। लेकिन अगर यहां पे क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए अच्छे से, कह रहा है कि जब किसी डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ठीक है बेटा, राइट करिए जल्दी से इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू कहने का अर्थ है, वैल्यू तो मान लीजिए प्लस माइनस कुछ आएगा तो प्लस भी हो सकता है, जो नहीं है। लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू इन द सेंस कि आप डायरेक्ट लिखिए कि जो डिटरमिनेंट होता है वो निगेटिव हो जाता है, तो डिटरमिनेंट निगेटिव हो जाता है। अगर मैं यहाँ निगेटिव उसकी वैल्यू लिख देता तो आप कंफ्यूज आ जाते कि सर प्लस में भी तो आ सकता है उसकी वैल्यू, आप निगेटिव को कह रहे हैं। तो डायरेक्ट आप सुनिए कि जब किसी डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट निगेटिव हो जाता है। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 -2 4 5 -1 2 -3। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है। अगर इसके रो को, मान लीजिए क्या कर दिया मैंने, R1 रो से R3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज जब भी करेंगे तो ये वाला रो का हम लोग यूज करते हैं। जब भी इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज कर दिए, तो अब देखिए R1 को कहां R3 की जगह लिखना है और R3 को कहां लिखना है R1 की जगह। तो -1 2 -3 -2 4 5 और ये क्या 1 2 3। तो जब इंटरचेंज कर देंगे दो रो को या फिर दो कॉलम को भी कर सकते थे, तो मैंने दो रो का एग्जांपल लिया, आप समझ जाइएगा। दो रो को इंटरचेंज कर दिए तो इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, हम निगेटिव बना देंगे। यही हमारा क्या कहता है, चौथा रूल कहता है। चलिए जल्दी से राइट करिए इसको। चलिए अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब चार रूल हो गए, पांचवे पे चलते हैं। पांचवा
और ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांचवा देखिए क्या होता है। पांचवा रूल को बस आपको समझना है, पांचवा रूल समझिए, लिखवाने गए उसमें, समझिए केवल। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया है 2 3 -4 2x प्लस a 2x प्लस 5 2x प्लस 3 2x प्लस 1, ये क्या दिया 6 -4 -1। अगर ऐसे डिटरमिनेंट कोई दिया है, ऐसे ध्यान से देख लीजिए, 2 3 -4 2x प्लस 5 ये है, 2x प्लस 3 ये है, 2x प्लस 1 ये है, ये 6 -4 -1 है। अगर ऐसे कोई डिटरमिनेंट दिया है तो हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 3 -4 5 3 1 6 -4 -1। एक ये सार्डिक हो गया, बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। फिर सेम लिखिए 2 3 -4, लेकिन सेकेंड वाले रो में देखिए 5 3 1 आपने लिख दिया, बचा क्या 2x, इसको y बना दे क्या, सबसे आसान रहेगा 2z 2y, तो 2y और 2z कर दिए बेटा, और ये 6 -4 -1। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। अगर ऐसे कोई सार्डिक दे देता है तो यहां ये भी हो सकता है a b c 2x प्लस a 2x प्लस b 2y प्लस b 2z प्लस c, तो क्या करेंगे a b c यहां रखे, a b c यहां रखे, यहां कोई भी एलिमेंट रख दिए, x y z रख दिए। अब यहां a b c रहा, यहां a b c, यहां 2x प्लस 2y प्लस 2z, नॉर्मल, समझ रहे हैं ना। तो आप कोई भी नंबर है तो ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको राइट करिए। जल्दी से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं एंड लास्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए नोट करें हम लोग, चलिए बेटा लास्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, केवल आपको समझना है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है, छठा गुण जो होता है सार्डिक का, वो क्या कहता है बेटा, आइए क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई सार्डिक दे दिया आपके सामने 1 0 0 2 3 0 -6 5 2, ये आपको सार्डिक दे दिया, या फिर एंड या लगा देते हैं, या एक और सार्डिक आपको दे दिया, पहले नीचे वाले टर्म 0 थे, अब अरे ऊपर वाले टर्म 0 थे, अब नीचे वाले ट्रायंगल को 0 कर देते हैं, फिर 1 -4 6 2 3 5, ऐसे मैंने लिख दिया नंबर। ध्यान से देखिए, आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में पढ़ाया था ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी डिटरमिनेंट है केवल। अगर ऐसे इसको बंद कर दें तो ये अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में। लेकिन इसमें देखिए सार्डिक है, सार्डिक में ऊपर के एलिमेंट 0 है, नीचे के एलिमेंट 0 है, अलग अलग है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा, कि जब ऐसा क्वेश्चंस मिले आपको जिसमें कि ऊपर के जो एलिमेंट है 0 हो जाए या फिर नीचे के एलिमेंट 0 रहे, तो क्या करते हैं, जो डायगोनल होता है विकर्ण, जो डायगोनल होता है बेटा क्या होता है, विकर्ण, इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, इसका जो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट मतलब जो गुणा होता है ना, प्रोडक्ट मतलब गुणा जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, सार्डिक के वैल्यू के बराबर, वैल्यू के बराबर। बात समझ में आ गई, क्या कहा मैंने, कि जो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, इस सार्डिक को सॉल्व करिए, देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, जितना वैल्यू आएगा इन तीनों का 3 2 6 6, इस सार्डिक को सॉल्व करके देख लीजिए, वैल्यू आपकी 6 ही आएगी, और इसका भी गुणा कर लीजिए, इसको भी सॉल्व करिए, 6 4 24 -24, इसका भी -24 ही आएगा वैल्यू, आप सॉल्व करके देख लीजिए,
बात समझ आई? तो मैंने ये बोला कि चाहे ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाए चाहे नीचे के, इसके विकर्ण को हम आपस में गुणा कर दे केवल, तो उतना ही वैल्यू आएगा जितनी इस सारणी की पूरी वैल्यू आएगी, बराबर होती है। देखो मैंने इक्वल टू का साइन यहां लगा के दिखा दिया आपको कई बार, देखिए इक्वल टू का साइन। बात समझ आ गई? चलिए जल्दी से इसको राइट करें, फिर हम एक अच्छे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्रेमर रूल, ठीक है, जो कि 5 नंबर का सवाल बीटीयूपी में पूछता है, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही पढ़ते हैं। चलिए बेटा नोट कर लेंगे आप, आइए जल्दी से हम उस टॉपिक को कवर अप करते हैं, ठीक है। चलिए डिमाइवर का सिद्धांत मैंने आपको हिंदी में ही लिख दिया, डिमाइवर में इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, डिमाइवर को हिंदी में भी डिमाइवर ही कहते हैं, ठीक है। चलिए डिमाइवर का सिद्धांत क्या कहता है? सॉरी डिमाइवर नहीं बेटा, सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, क्रेमर रूल, क्रेमर्स रूल, जिसको क्या हम कहते हैं? क्रेमर का नियम। सॉरी बेटा दिमाग किसी और क्वेश्चंस में चला गया था, तो मैं वहां पहुंच गया था, क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की, बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते हैं मेरे पास, तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं दिमाग में डिमाइवर भी चला गया, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में डिमाइवर का नियम है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उस पर मेरा दिमाग चला गया था, ठीक है। चलिए कोई ना, क्रेमर रूल हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? क्रेमर रूल, सबसे आसान और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर देने वाला क्वेश्चन, 5 नंबर आपको देके जाएगा अगर पूछ दिया तो, एकदम आसान होता है। चलिए क्या होता है आइए समझते हैं। आइए डिमाइवर का नियम ना, क्रेमर रूल हम ऐसे लिख देते हैं, क्रेमर का नियम हिंदी में हो गया। चलिए ठीक है, क्रेमर के नियम हम देखेंगे ना। चलिए दे रहा है, पहले मान लीजिए देगा आपको ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बराबर d1, ठीक है बेटा। या फिर a1x करते हैं, सॉरी a1x a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3x प्लस c3x सॉरी y और z इक्वल टू d3। मान लीजिए ये कोई आपको 3 इक्वेशन दे देगा, ऐसे 3 इक्वेशन देगा, और 3 इक्वेशन को आपको पहले क्या करना है, ये a1 b1 c1 जो है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को सारणी के जैसे आपको लिख लेना, ठीक है। जब इस सारणी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, वैल्यू आपकी किसके मिलेगी? डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। इसको भी डिटरमिनेंट ही कहते हैं, डिटरमिनेंट का होल डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि पहले रो की जगह पहले कॉलम में d1 d2 ये सेम रहेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको दूसरे कॉलम में रखेंगे, फिर इसको तीसरे कॉलम में रखेंगे, तो अलग अलग वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो भी आएगी तो x के जगह जो d1 d2 d3 आपने रखा था, पहले वाले का जो वैल्यू आएगा उसको ऊपर रखते हैं, और अपॉन में ये डेल की वैल्यू, डेल की तीनों में सेम रहेगी, x y z तीनों में, और जो जो वैल्यू आती जाएगी चेंज करने में, इसको बस आप रख देंगे, तो आपकी x y z की वैल्यू मिल गई। यही आपका क्रेमर रूल होता है, समझ आई बात? चलिए
क्रैमर रूल के हम एग्जांपल पे चलते हैं सीधा सीधा, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन क्वेश्चंस है। तो एक क्वेश्चन क्रैमर रूल पे देखते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेंगे। चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बताने को मैंने बोला था ना। चलिए एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, और इसी बेस पे इसी पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे बेटा। ध्यान से समझिए, क्रैमर रूल के जितने आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी एग्जांपल के आधार पे आप क्रैमर रूल के क्वेश्चन सारे 4 या 5 ठो 6 ठो प्रैक्टिस कर जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में ये पूछने वाला है, आज गारंटी के साथ मैं कह दे रहा हूं। या तो मैट्रिक्स का वो इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा जिससे ए इनवर्स निकालना होगा, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू, नहीं तो एक्स वाई जेड की इससे वैल्यू निकालना होगा जो कि डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से निकालना होगा, आपको सारडिक से निकालना होगा, जिसका नाम है क्रैमर रूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया 3x + 2y - z = 5। ठीक है, फिर दे दिया 2x - 3y + 2z = 7। फिर एक दे दिया 5x - 2y - 6z = -3। ठीक है बेटा, ये दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया। यहां 7 नहीं रखते हैं, यहां हम रखते हैं 2, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को नहीं ले जाना है। ऐसा प्रश्न लिख दिया आपको, ऐसा प्रश्न देगा, अब कहेगा आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे निकलवाएगा। ठीक है, कहेगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करे। तो इससे कैसे ज्ञात करेंगे? क्रैमर रूल क्या कहता है बेटा, पहले तो कहता है कि जो ये साइड है इक्वल टू के इधर साइड जितना भी है, जितने भी ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिख रहा है, ये जो नंबर छिपा है, इन सबको एक सारडिक में लिख लो। मैंने एक सारडिक में लिख लिया। 3 2 -1 2 -3 2 5 -2 -6 लिख लिया। अब इसको कहता है कि जो डिटरमिनेंट ये a है इसकी वैल्यू निकाल दो। डिटरमिनेंट a मतलब ये ट्रायंगल की तरह बनता है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 3 लेंगे, पहले 3 लेंगे, सब ढक गया, तो 36 18 प्लस हो जाएगा, तो 18, फिर 2 दूनी 4 -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 बना देगा, तो +4, फिर -2 ले लेगा, -2 ले लिया। -2 जब ले लेगा तो -2 का कॉलम और रो बंद हो गया, तो 6 दूनी 12 -12, और फिर 5 दूनी 10, तो -10 हो गया। फिर प्लस माइनस या फिर माइनस हो जाएगा, -1 को हम लेंगे, तो इसका कॉलम इसका रो बंद हो जाएगा, तो 2 2 = 4, तो -4, फिर ये 5 3 = 15, तो -15 -15 +15 कर देगा। फिर इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करिए। 18 4 22 दिया 66, 10 में 12 जोड़ोगे, -22 दूनी 44, तो +44, और 15 में से 4 गया 11 बचा, 11 में 1 का 11 हो गया। 66 में से डायरेक्ट आप 11 घटा दीजिए, तो आपके पास 55 बचेगा +44, तो पूरे डेल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आपकी सारडिक वैल्यू 99 आ गई। चलिए 99 आ गई ना। अब इस a को हम यहां लिख लेते हैं, पहले पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 99, याद रखिएगा। अब इस डिटरमिनेंट को यहां लिख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, और ये जो d1 d2 d3 है उसको यहां लिख लेते हैं, 5 2 3, ठीक है, और इस डिटरमिनेंट को यहां लिख लेते हैं, 3 2 -1 2 -3 2 और 5 -2 -6। ये हो गया बेटा, डेल की वैल्यू निकल गई है। अब इतना सॉल्व कर लीजिए, तो इसको मिटा के आगे बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, एसएस ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए, इसको आगे लेके चलता हूं मैं, मिटा दो पूरा, ठीक है।
चलिए अब देखिए हमसे क्या बोला है, अब डेल की वैल्यू आ गई ना, डेल की वैल्यू आ गई। अब हमको डेल एक्स चाहिए। डेल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, डेल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, डिटरमिनेंट का साइन फिर बनाइए। जो ये था इसको लिख दीजिए पहले, 3 2 -1 2 -3 2 5 -2 -6। अब क्या करेंगे कि जो ये d1 d2 d3 है बेटा, इसको पहले रो वाले में रखेंगे, पहले कॉलम में, सॉरी पहले कॉलम रख देंगे, ये दोनों कॉलम सेम हो जाएगा। तो इसके जगह हम चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे 5 2 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल एक्स की वैल्यू सॉल्व करिए। 5 लीजिए पहले, 5 लेंगे तो वही 18 + 4 22 हो जाएगा, हो गया। फिर -2 लीजिए आप, -2 लेंगे तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो 6 दूनी 12 -12 + 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस माइनस यहाँ प्लस बना देगा और 6 दूनी -12 होता है। फिर -1 ले लेंगे, फिर ले लिए। -1 जब भी आप लेंगे तो देखेंगे ये कॉलम ये रो बंद हो गया, तो 2 2 = 4 -4 प्लस सॉरी 3 3 = 9 -9 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, डेल एक्स की वैल्यू देखिए क्या क्या, 22 5 110 22 5 110। अब माइनस होगा कि पहले माइनस ही लगाते हैं, 12 में से 6 गया 6 -6 और -2 + 12 कर दिया, और ये -13 + 1 + 13 कर दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, 110 और 25 135 आ गया। डेल एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, 135। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हमको, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अब इन सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए मिटाते हैं, मिटा दें, ओके। चलिए अब ये जो 5 2 -3 था यहां आ जाएगा दूसरे वाले में, 5 2 -3 आ गया, और ये सेम वैसे ही रहेगा 3 2 5। अब इसको सॉल्व करिए, डेल एक्स की जगह अब क्या हो जाएगा डेल वाई, तो डेल वाई की वैल्यू निकालिए। 3 लेंगे पहले, सब बंद हो जाएगा, तो -12 + 6 ये भी हो जाएगा +6, -12 + 6 हो गया बेटा। चलिए फिर -5 लेंगे हम, 5 जब लेंगे तो ये कॉलम ये बंद हो जाएगा, तो -12 -10 फिर -1 लेंगे जब, तो 1 पूरा ढक जाती हो जाएगा -6 -10। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6 3 18 -18 -22 5 110 + 110, और ये क्या हो जाएगा +16। तो 16 18 -2 110 में से 2 गया, 110 में से 2 गया 108 बचा। डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 108, डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई 108। ठीक है बेटा, अब चलिए यहां डेल जेड अब कर देंगे, मिटा देते हैं। अब ये 5 2 3 यहां आ जाएगा, 5 2 -3, और जो ये सेकेंड पे जो अपना शुरू में था वही लिख देंगे 2 -3 -2। अब फिर निकालिए डेल जेड की वैल्यू, डेल जेड की वैल्यू निकालिए, 3 लीजिए, तो 3 3 = 9 और +4 हो जाएगा, -2 लेंगे आप, तो 3 2 = 6 -6 -10। ठीक है, +5 लेंगे अब आप, तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4 -4 + 15। अब इसको सॉल्व करिए, 13 3 39 -16 दूनी +32 और 11 5 +55। तो सब जोड़ दीजिए, 9 2 11 5 16 के 6 1 हासिल, 3 3 6 5 11 1 12
डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डेल जेड की वैल्यू 126। ये तीनों वैल्यू निकल गई, मिटा देते हैं। जब तीनों वैल्यू आपको अलग अलग रख के समझ में आ गई तो आपको अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। डेल एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल वाई अपॉन डेल, और जेड की वैल्यू क्या होगी, डेल जेड अपॉन जेड। लिख देते हैं। डेल एक्स कितना आया था, 135/99। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 108/99। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 126/99। देखिए बेटा, जेड की वैल्यू निकल गई, वाई की वैल्यू निकल गई, और यहां से एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स वाई जेड आंसर। कुछ नहीं करना था, सारणी को केवल रिप्लेस करते करते d1 d2 d3 को, इसको d1 कहते हैं, इसको d2 कहते हैं, इसको d3, d1 d2 d3 को पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में रख रख के डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकल गया सॉल्व करके। और डेल आपको बस ये सारणी में इसको रख के वैल्यू इसकी निकाल देनी थी, डेल की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जहां भी आपको मिले, जो भी क्रैमर रूल के क्वेश्चंस मिले, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन थे उसको भी अगर चाहे आप तो क्रैमर रूल पे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ए इनवर्स निकालना था तो ए इनवर्स ना निकालिए, उस क्वेश्चन को उठाइए इसी साइड जैसे लगाइए, क्योंकि उसमें भी तो इक्वेशन इक्वल टू कुछ था इक्वेशन में, तो उसको भी डिटरमिनेंट कीजिएगा। प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस आपको करनी है। इफ यू गिव योर 100% इन योर प्रैक्टिस, देन योर रिजल्ट विल वेरी क्लियर, you will get more chance to score more marks in your exams। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने क्वेश्चन बता दिया, इस क्वेश्चन पे रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेके आएंगे डिटरमिनेंट का कुछ और खास क्वेश्चंस लेके आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन डिटरमिनेंट के खास लेके आएंगे जो कि प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो भी चैप्टर शुरू होगा उसका नाम होगा वेक्टर अलजेब्रा, जो कि वेक्टर के क्वेश्चंस 7 से 8 नंबर में आपको जरूर ही पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं डिटरमिनेंट के साथ ही। आज का लेक्चर बस इतना ही, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अपने घर पे ग्लूकोज आप खरीद के रख लें, सुबह शाम एक एक गिलास पीजिए और धूप में ज्यादा बाहर ना निकलिए। ठीक है बेटा, चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।